बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है और मैं अदारे में इकनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। ऑनलाइन क्लासेस में हम इकनॉमिक्स पार्ट 2 पब्लिक फ़ाइनेंस का चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग। और पब्लिक फ़ाइनेंस के चैप्टर में हमारा जो लास्ट सेशन होता है वो शॉर्ट के हवाले से होता है और वो हम शॉर्ट डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में भी हमने इसी चैप्टर के शॉर्ट डिस्कस किए हैं। अब इसमें से जो पेंडिंग हमारे शॉर्ट हैं हम ये आज पढ़ते हैं ताकि हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। तो लास्ट जो हमने इसमें शॉर्ट पढ़े हैं उसमें पब्लिक फाइनेंस, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, प्रोपोर्शनल टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स, बजट लाइन, बजट क्या होता है, इस पे हमने बात की थी और पार्ट्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस की बात की थी। अब पब्लिक फाइनेंस के शॉर्ट में जो हमारे रिमेनिंग शॉर्ट हैं आज हम उन्हें डिस्कस करते हैं। तो चैप्टर हमारा सिलेबस हमारा चल रहा है बेटे इकनॉमिक्स सेकेंड ईयर, इकनॉमिक्स पार्ट 2। इसमें चैप्टर पब्लिक फाइनेंस और इस पब्लिक फाइनेंस के चैप्टर में हमारा जो सेशन है वो क्वेश्चन आंसर का है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। ये इसको हम डिस्कस कर रहे थे। तो अब हमने जो शॉर्ट करना है बेटे, ये शॉर्ट डिफाइन कैनन ऑफ इक्वलिटी और ये 2016 के पास पेपर में आया है। क्वेश्चन पहला है डिफाइन कैनन ऑफ इक्वलिटी। उर्दू में इसे असूल मसावात कहा जाता है। गवर्नमेंट जब आवाम पे टैक्स लगाती है तो वो कुछ रूल्स को फॉलो करती है। उन रूल्स को कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन, कैनन ऑफ टैक्सेशन या सिंपली टैक्सेशन लॉज भी कहा जाता है उन्हें। तो इसमें हमसे एक सवाल ये पूछा गया है शॉर्ट का, और ये 2016 के पास पेपर में ये सवाल है कि डिफाइन कैनन ऑफ इक्वलिटी, इसको हम लिखते हैं असूल मसावात, ठीक है। और इसे पेइंग कैपेसिटी का रूल भी कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि टैक्स हर शख्स से टैक्स जो है उसकी पेइंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग लिए जाए, एबिलिटी टू पे। जितनी वो टैक्स पे करने की शक्कत रखता है, जितनी उसकी ताकत है, उतना ही उस पर टैक्स लगाया जाए। तो ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं अपने उसमें थ्योरी में भी हमने पढ़ा है। बाज़ औक़ात ये समझा जाता है कि शायद इस इक्वलिटी का मतलब बराबरी होता है कि इक्वल बेस, कि सब पर जो है वो इक्वल टैक्स लगाया जाए। तो बेटे ये आपने जहन में रखना है कि इसका मतलब इक्वलिटी नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि जस्टिस होना चाहिए, मसावात होने, अदल के साथ टैक्स का निज़ाम होना चाहिए। अब टैक्स का अदल का निज़ाम क्या है कि देखें, अगर एक शख्स की इनकम हाई है और एक शख्स की इनकम लो है और दोनों की टैक्स अमाउंट बराबर हो जाती है तो इसका मतलब है देयर इज़ नो इक्वलिटी। ये मसावात नहीं है। मसावात ये है कि जिस शख्स की आमदनी ज़्यादा है उससे ज़्यादा टैक्स लिया जाए, जिस शख्स की आमदनी कम है उससे कम टैक्स लिया जाए। तो कैनन ऑफ इक्वलिटी, असूल मसावात, यही एक कानून है कि टैक्स मस्ट बी चार्ज अकॉर्डिंग टू दी एबिलिटी, पेइंग एबिलिटी ऑफ टैक्स पेयर, कि टैक्स अदा करने वाले की टैक्स अदा करने की अहलियत, काबिलियत और ताकत के मुताबिक उससे टैक्स लगाया जाए। यानी जिसका टैक्स ज़्यादा है उससे ज़्यादा टैक्स, जिसकी
जिसकी एबिलिटी टू पेइंग ज़्यादा है उससे ज़्यादा अमाउंट से टैक्स लिया जाए, और जिसकी टैक्स अदा करने की कुव्वत नहीं है, कम है, उससे टैक्स भी कम लिया जाए। तो इसे कहा जाता है असूल मसावात, कैनन ऑफ इक्वलिटी। और ये जो है बेटा ये आपके 2016 में भी ये वाला सवाल आपका आ चुका है। उसके बाद दूसरा जो टैक्स क्वेश्चन है जी हमारा वो है डिफरेंशिएट टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट। ये भी 2016 के पास पेपर में ये आया है। सवाल है कि डिफरेंशिएट टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट, नॉन टैक्स रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट, ये सवाल है आपसे। इसका मतलब ये है कि हम फिर आप टैक्स रेवेन्यू लिख दें साथ में। हमने बताना है कि इस टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या डिफरेंट होता है, इनमें क्या डिफरेंस है। तो इससे पहले सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू हमने पढ़े हैं गवर्नमेंट के। उस सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू में हमने ये पढ़ा था कि मेजर सोर्स ऑफ टैक्स, मेजर सोर्स ऑफ पब्लिक रेवेन्यू इज़ टैक्स। तो इसमें सिंपली आप इसको यूँ डिफ़ाइन कर सकते हैं कि गवर्नमेंट के टैक्स जो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू हैं वो दो तरह के हैं। एक वो रेवेन्यू है जो टैक्स के ज़रिए आता है, और दूसरा वो है जो अदर देन टैक्स, अदर देन टैक्स यानी टैक्स से नहीं आता। तो जो टैक्स से रेवेन्यू आता है वो कहलाता है टैक्स रेवेन्यू, और जो अदर देन टैक्स से आता है ये कहलाता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है। अब यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि इसमें तो आ जाएगा कि जितने भी टैक्स है उसमें इनकम टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज है, टैरिफ है, ये तमाम जो टैक्सों की मद में गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्ट करती है वो कहलाती है टैक्स रेवेन्यू। और उसके अलावा जो है गवर्नमेंट जो टैक्स कलेक्ट करती है उसे, यानी कि जिसका तो टैक्स से नहीं होता, मसलन गवर्नमेंट प्राइस, फ़ी, फ़ाइन के इसके अलावा पब्लिक या गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट जो हुकूमत की सरमायाकारी होती है। तो ये ज़राए जो हैं जो टैक्स के अलावा हैं ये वाले, ये क्या कहलाएंगे, नॉन टैक्स रेवेन्यू। और जो टैक्स के ज़रिए जो गवर्नमेंट इनकम कलेक्ट करती है उसे टैक्स रेवेन्यू कहते हैं। अब टैक्स में आपने पढ़ा है कि इनकम टैक्स है क्या जी, इसके अलावा कस्टम ड्यूटी है, सेल टैक्स है, ये भी टैक्स रेवेन्यू में आता है। इसके अलावा एक्साइज है, एक्साइज ड्यूटी के, प्रॉपर्टी टैक्स है, वेल्थ टैक्स है। ये सारे टैक्स मद में जो गवर्नमेंट इनकम अर्न करती है इसे टैक्स रेवेन्यू कहा जाता है। और गवर्नमेंट टैक्सों के अलावा जिन सोर्सेज से इनकम या रेवेन्यू कलेक्ट करती है उन्हें नॉन टैक्स रेवेन्यू कहा जाता है। इसमें वही तरीका है कि अगर आप सिंपल लिखना चाहते हैं तो पहले आप एक लाइन में टैक्स रेवेन्यू बता दें और दूसरी लाइन में जो है आप नॉन टैक्स रेवेन्यू। इसके अलावा ये भी सूरत हो सकती है कि आप दरमियान में उसके पार्टीशन लाइन लगाएं और एक तरफ जो है आप टैक्स रेवेन्यू लिख दें, एक तरफ आप नॉन टैक्स लिख दें। तो पहले टैक्स वाले बता के टैक्स की टाइप्स नीचे लिख दें और दूसरा जो है वो
नॉन टैक्स वाले जो हैं उसमें ये मैंने आपको लिख के दिया है कि ऑल द रिसोर्सेज दैट आर नॉट एसोसिएटेड विद टैक्स, कि these resources with the help of them government collects revenue, and they are the following: price, fine, fee, रॉयल्टी, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, ये वो सोर्सेज हैं। इसके अलावा ये सवाल बेटे आपको बताना था कि ये 2016 के ये पास पेपर में ये सवाल पूछा जा चुका है कि डिफरेंशिएट टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि ये सवाल जो है आपसे इस सूरत में भी पूछा जा सकता है कि आपसे डिफरेंस ना पूछा जाए, बल्कि ये डिफाइन व्हाट आर द टैक्स रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट, ये अलग से क्वेश्चन हो सकता है। डिफाइन नॉन टैक्स रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट, वो अलग से क्वेश्चन हो जाए। यानी ये अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं और दोनों का डिफरेंस भी जो है ये पूछा जा सकता है जी। इसके अलावा बेटा नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है वो है राइट डाउन एनी 4 टाइप्स ऑफ टैक्सेस, और ये भी 2017 के पास पेपर थे ये सवाल पूछा गया है। क्वेश्चन है बेटे राइट डाउन एनी 4 टाइप्स ऑफ, राइट डाउन एनी 4 टाइप्स ऑफ टैक्स, कि टैक्स की कोई 4 अक़साम बताएं। और ये सवाल जिस तरह से आपके पेपर में ये पूछा गया है ये वैसे ही मैंने आपके सामने लिखा है कि राइट डाउन एनी 4 टाइप्स ऑफ टैक्स। तो अभी तक आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है, उसमें बहुत सारी टैक्स की टाइप्स हैं। उसमें डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, प्रोपोर्शनल टैक्स है, प्रोग्रेसिव है, रेग्रेसिव, वैल्यू एडिड टैक्स है। तो इसमें से आपने कोई 4 के नाम लिख देने हैं। ये कोई पाबंदी नहीं है आप पे कि आप कौन से 4 लिखते हैं, बहरहाल आप कोई भी क्वेश्चन 4 लिखने, लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि अगर आपसे 4 सब पूछे गए हैं तो आपने 4 ही लिखने हैं। बाद औक़ात बच्चे सवाल जल्दी में पढ़ते हैं और वो समझते हैं कि शायद हमसे टाइप्स ऑफ टैक्सेस का सवाल आ गया है, तो टाइप ऑफ टैक्सेस में वो 2 लिख देते हैं, 3 लिख देते हैं। अब ये नहीं पढ़ते कि वहाँ पर ये लिखा हुआ है कि राइट डाउन एनी 4 टाइप्स ऑफ टैक्सेस। इसके अलावा अगर इसमें इस 4 का जिक्र नहीं होता, फ़र्ज़ किया कि ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि राइट डाउन एनी 4 टाइप्स ऑफ टैक्सेस, सिंपल ये लिखा हुआ है कि राइट डाउन द टाइप्स ऑफ टैक्सेस, तो उसमें भी आपने कम अज़ कम 4 लिखनी है। अगर आप 5 या 6 लिख देते हैं तो दी बेस्ट है, नहीं तो कम अज़ कम आपने 4 जो हैं वो ज़रूर लिखनी है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि राइट डाउन एनी 4 टाइप्स ऑफ टैक्सेस, तो भी आपने 4 लिखनी है। और अगर आप से वैसे सवाल आ जाता है कि राइट डाउन द टाइप्स ऑफ टैक्सेस, तो भी आपने उसमें कम अज़ कम 4 लिखनी है। उसके बाद बेटा अगला जो सवाल है वो इससे पहले भी आप पढ़ चुके हैं, लास्ट पे भी आपको मैंने लिख के दिया है ये सवाल, और ये है बेटे कि क्वेश्चन व्हाट इज़ मेंट बाय सरप्लस बजट, व्हाट इज़ meant by surplus budget, यानी उर्दू में आप इसे लिखते हैं फाजिल बजट। तो इसमें आपसे ये सवाल पूछा जाए कि व्हाट इज़ सरप्लस बजट या व्हाट इज़ मेंट बाय सरप्लस बजट, डिफाइन सरप्लस बजट, तो ये साथ में क्वेश्चन है जी बोर्ड 2016 में ये सवाल आपसे पूछा गया है जी। 2016 के पास पेपर में ये सवाल मौजूद है, व्हाट इज़ मेंट बाय सरप्लस टैक्स। तो रिसेंटली भी आपने इसको सॉल्व किया है कि सरप्लस टैक्स जो है, सरप्लस बजट जो है, बजट की टाइप्स में हमने बैलेंस, डेफिसिट और सरप्लस पढ़ा था। तो सरप्लस बजट वो होता है
कि व्हेन गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सीड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, आप यूँ भी लिख सकते हैं या ये भी कह सकते हैं कि व्हेन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आर लेस देन गवर्नमेंट रेवेन्यू। जो आप इसमें से जिस सेंस में लिखना चाहें, अगर आप उसको अगर टैक्स रेवेन्यू इज़ ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर या एक्सपेंडिचर आर लेस देन को पब्लिक रेवेन्यू, तो इनमें से आप जिस सेंस में भी आप उसे लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो ये आपके 2016 के जो है ना पेपर, उसमें ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो चूँकि ये सवाल हम पहले इसको सॉल्व कर चुके हैं, इसलिए इसको आपको जो है वो मैंने आपको जल्दी बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है, ये भी 2017 के ये पे उसमें आया है क्वेश्चन है बेटे, राइट डाउन एनी टू डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट फाइनेंस। राइट डाउन एनी टू different aspects of public finance and private finance। पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस, और बोर्ड 2017 के ये पास पेपर में आया सवाल 2017। इसमें बेटे आपसे ये पूछा गया है कि पब्लिक फाइनेंस यानी ये वाला जो है ये गवर्नमेंट का बजट है और ये प्राइवेट फाइनेंस ये आम आदमी का बजट है। तो इसमें आपने कोई दो फ़र्क बताने हैं। तो वैसे तो हमने जब ये सवाल पढ़ा था तो हमने ये देखा है कि जो पब्लिक फाइनेंस है, ये गवर्नमेंट का बजट है, इसमें पब्लिक रेवेन्यू और पब्लिक एक्सपेंडिचर को एस्टिमेट किया जाता है, जबकि प्राइवेट फाइनेंस में इंडिविजुअल इनकम और इंडिविजुअल कंजम्पशन को एस्टिमेट किया जाता है। तो ये हो गया आम आदमी का बजट और ये है गवर्नमेंट का बजट। तो सवाल समझना है, पूछा गया है आपसे कि आप इसके कोई दो डिफरेंस बताएं। बेटे पहले आपको मैं दो से ज़्यादा डिफरेंस बता देता हूं ताकि आपको आसान। पहली बात तो ये है कि दोनों जो है इसमें डिटर्मिनेशन का फ़र्क होता है, यानी डिटर्मिनेशन ऑफ पीरियड ऑफ बजट के दोनों में बजट का फ़र्क होता है। जो पब्लिक बजट है ये एनुअली होता है, इस बजट का कोई डिफाइन पीरियड नहीं होता, एक बात। दूसरी बात ये है कि इस बजट का बाकायदा रिकॉर्ड रखा जाता है, इसका रिकॉर्ड नहीं होता, यानी कीपिंग रिकॉर्ड, नो कीपिंग रिकॉर्ड। इसके अलावा जो है इस बजट को अनाउंस किया जाता है, पब्लिसिटी होती है, जबकि इसको अनाउंसमेंट नहीं होती। फिर उसके बाद सोर्स ऑफ लोन है, इसमें भी इसके लोन के सोर्सेज अलग हैं, उसके अलग हैं। इसके अलावा जो है वो नेचर ऑफ फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस की कोशिश की जाती है कि वो डेफिसिट शो हो, जबकि आम आदमी की कोशिश होती है कि उसका बजट या उसका जो फाइनेंस है वो सरप्लस हो। तो इसमें हम कोई भी दो, यानी कि आप जो है वो इसका जब आंसर आप लिखते हैं तो इसमें कोई भी दो आपने लिखनी है, मसलन ए और बी। एक आप जहाँ पे लिख दें कि डिटर्मिनेशन या ऑफ टाइम कर लें या ड्यूरेशन ऑफ फाइनेंस कर दें, एक तो इनमें ये फ़र्क हो जाएगा। और दूसरा जो है वो आप लोन्स के बारे में लिखना चाहें, रिकॉर्ड के बारे में लिखना चाहें, क्या या ये है कि अनाउंसमेंट ऑफ बजट। ये दो इसमें फ़र्क जो हैं आपको लिख के दे दिए हैं।
एक तो ये है कि दोनों में वक्त का फ़र्क होता है, उनके बजट बनाने के अरसे में फ़र्क होता है। गवर्नमेंट जो है उसका डिफाइंड पीरियड है, वो एनुअली एस्टिमेट करती है, 1 साल बाद अपना बजट बनाती है, जबकि आम आदमी जो है जिसको प्राइवेट फाइनेंस में उसके बजट की कोई ड्यूरेशन नहीं होती, जब मर्जी है डेली बनाना चाहें, कुछ डेली बनाते हैं, कुछ वीकली बनाते हैं, कुछ मंथली, कुछ ईयरली, और जो होता है कुछ ऐसे क्लास भी है जो बिल्कुल इसको बनाती ही नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, और वो है डिफाइन फ़ी। फीस से क्या मुराद है? क्वेश्चन है डिफाइन फ़ी, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आपके पेपर में बेटा 2017 के पास पेपर में। ओके, अब फ़ी जो है ये एक ऐसी होती है कि गवर्नमेंट, ये फ़ीस भी गवर्नमेंट के सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू में से एक सोर्स है, यानी हुकूमत की आमदनी हासिल करने के ज़राए में से एक ज़रिया फ़ीस का भी है। अब फ़ीस जो है ये गवर्नमेंट कोई पर्टिकुलर सर्विस के अगेंस्ट आवाम से लेती है। मसलन यहाँ लिखा है कि फ़ी इज़ द पेमेंट मेड बाय पर्सन टू गवर्नमेंट ऑन अकाउंट ऑफ बेनिफिट रिसीव्ड बाय हिम, कि आम आदमी जो हुकूमत से कोई भी फ़ायदा हासिल करता है, कोई नफ़ा हासिल करता है, फ़ायदा हासिल करता है, तो उसे दें, उसके बदले में उसे पे करता है। इन शॉर्ट, फीस चार्ज फॉर स्पेसिफिक सर्विस विच इज़ रेंडर्ड प्राइमरली इन पब्लिक इंटरेस्ट, फॉर एग्ज़ाम्पल लेसन्स फीस, कि कोई भी हम गवर्नमेंट से जो सर्विस ले रहे होते हैं, कोई बेनिफिट लेते हैं, उसके अगेंस्ट जो हमें चार्ज किया जाता है उसकी फ़ीस है। मसलन लेसन्स फ़ीस है, टीवी फ़ीस है, जिसके अलावा एग्ज़ामिनेशन की फ़ीस होती है। तो ये वो चार्जेस हैं जो गवर्नमेंट के सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू में इनका शुमार होता है। तो सामने मैंने लिखा है, ये 2017 के पेपर में ये सवाल आया है। के बाद नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन कि डिफाइन कैनन ऑफ सर्टेनिटी। जी, क्वेश्चन है बेटे कि डिफाइन कैनन ऑफ सर्टेनिटी। ठीक है, ये 2017 में ये सवाल पूछा गया है। ये अब कैनन ऑफ सर्टेनिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि टैक्स लगाने वाली जो अथॉरिटी है वो गवर्नमेंट है, और टैक्स पे करने वाली क्लास जो है वो सिटीजन्स हैं, पीपल, आम लोग हैं। तो कैनन ऑफ सर्टेनिटी का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट अपने टैक्स पॉलिसी बनाते हुए इस रूल्स को भी फॉलो करे कि टैक्स में जो है एक सर्टन होना चाहिए टैक्स। अब टैक्स देने वाला जो है उसको सर्टन होना चाहिए कि टाइम ऑफ टैक्स, अमाउंट ऑफ टैक्स, मोड ऑफ पेमेंट, के 3 बातों का उसे यकीन होना चाहिए, सर्टन होनी चाहिए कि उसने टैक्स कब देना है, कितना देना है और कैसे देना है। यानी इन 3 चीज़ों को पहले डिफ़ाइन कर दिया जाए, सर्टन कर दिया जाए। तो क्योंकि देखें, अगर किसी शख्स को ये इल्म ही नहीं है कि उसने टैक्स किस डेट को देना है, उसकी अमाउंट कितनी है और उसने पेमेंट कैसे करनी है, तो ये उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कैनन ऑफ सर्टेनिटी में इसी बात को बयान किया जाता है, इसी बात को श्योर किया जाता है कि अब जो टैक्स पेयर है उसने टैक्स कितना देना है, कब देना है और कैसे देना है। बैंक में जमा करवाना है, पोस्ट ऑफिस में, या उसकी सैलरी से उसकी डिडक्शन हो जाएगी, बहरहाल उसका कोई भी मोड होना चाहिए। फिर टैक्स की अमाउंट का डिफ़ाइन होना उसके पर्सनल बजट को बहुत ज़्यादा इजी कर देता है। उसे पता होता है कि उसकी जो अमाउंट जो है वो टैक्स मद में चली जाएगी, तो वो उसको निकाल के बाकी जो उसके पास अमाउंट होती है उसको अपने वो पर्सनल यूजेज में उससे इस्तेमाल कर देता है। इसके बाद उसको एक पर्टिकुलर टाइम का पता होता है कि उसने 5 तारीख को टैक्स देना है, 10 को देना है, या 1 को देना है, कोई भी। तो इन
इन 3 चीज़ों का यकीन होना ये कहलाता है कैनन ऑफ सर्टेनिटी। तो इसी तरीके से मसलन ये है कि जिस तरह से आम आदमी को ये कन्फर्म होता है ना कि उसने टैक्स कितना देना है, कब देना है और कैसे देना है, बिल्कुल यही पैटर्न गवर्नमेंट के लिए भी होता है। क्योंकि गवर्नमेंट जो होती है उसने भी तो आवाम से हासिल करके टैक्स अपने बजट को जो है वो डिफ़ाइन करना होता है। तो जिस तरह जब ये रूल दरमियान में डिफ़ाइन हो जाता है, इसको फॉलो किया जाता है, गवर्नमेंट की जानिब से भी किया जाता है और टैक्स पेयर की जानिब से भी किया जाता है। अब टैक्स पे करने वाले के मेरे बारे में मैंने आपको बताया है कि जब उसको ये पता होता है इन 3 बातों का कि टैक्स उसने कितना देना है, कब देना है और कितनी, तो इसमें जब इस कानून को फॉलो किया जाता है, इस रूल को, तो इसमें दोनों क्लासेस, यानी एक तरफ हम बात करते हैं गवर्नमेंट की और एक तरफ हम बात करते हैं टैक्स पे, यानी आप उसको बोल के सिटीज़न। तो अब सर्टेनिटी रूल जो है वो दोनों के लिए होना चाहिए। अब गवर्नमेंट आम आदमी के लिए मैंने आपको बताया 3 बातें सर्टन होनी चाहिए कि अमाउंट ऑफ टैक्स, टाइम ऑफ पेमेंट और मोड ऑफ पेमेंट, तो ये सर्टन होनी चाहिए। इसके बाद उसके लिए अपना ज़ाती बजट बनाना आसान हो जाता है। वो पहले से इसको बातें चूँकि प्लॉटेड होती हैं तो वो उनके अकॉर्डिंग अपने फाइनेंस को अरेंज करता है। और गवर्नमेंट के लिए भी यही रूल होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट को भी जब पता है कि टैक्स की अमाउंट कितनी आनी है, कब आनी है और कैसे आनी है, तो गवर्नमेंट ने चूँकि उन्हीं जो कलेक्टेड अमाउंट से अपने बजट को आगे से डिफ़ाइन करना होता है। तो ये बेटे हमने अपने सिलेबस में हमारा ये आज जो है ये पब्लिक फाइनेंस का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसमें आप इस चैप्टर, ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, पास पेपर इसमें से जो शॉर्ट जो MCQs हमारे पास पेपर में आ चुके हैं वो मैंने आपको जो है वो पॉइंट आउट कर दी हैं, हर एक के सामने लिख दिया। जब हमने MCQ सॉल्व किए थे उसमें भी जो MCQ आपके पास पेपर में पूछा गया है वो भी उनको भी हम उसकी निशानदेही की थी। उसके बाद ये शॉर्ट का सेशन हमने शुरू किया था, तो इसमें भी जो है जो शॉर्ट जिस साल पूछा गया है वो यहाँ पे हमने डिफ़ाइन कर दिया। अब आपकी ज़िम्मेदारी ये है कि आपने इस पब्लिक फाइनेंस के चैप्टर को अच्छी तरह पढ़ना है। पहले थ्योरी को, पहले लेक्चर में भी आप ये सारी बातें सुन चुके हैं, आपके पास बुक है, आपके पास नोट्स हैं। आप लेक्चर सुनने के बाद उसमें से आप पहले थ्योरी को पढ़ें, उसके बाद आप उसमें MCQ सॉल्व करें, वो आपके लेक्चर में भी मौजूद हैं, मैंने भी सॉल्व करवा दी हैं आपको। इसके बाद आप उसके शॉर्ट को जो है आप सॉल्व करें कि और क्योंकि ये चैप्टर जब आप एक तरतीब से तैयार करते हैं तो ही आपके लिए ये फ़ायदेमंद होता है। अगर आप कोई आर्टिकल कहीं से पढ़ लेते हैं फिर उस से जब आप MCQ का, यानी कि आप कुछ टॉपिक पढ़ते हैं, कुछ आप छोड़ देते हैं, फिर जब आप उसके MCQ सॉल्व करते हैं तो आपके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपने कुछ उसमें से पढ़ा होता है, कुछ नहीं पढ़ा होता, तो उसके सॉल्व करना ज़रा मुश्किल हो जाता है फिर। और बेहतरीन तरीका उसका तैयार करने का है, कई बार आपसे पहले भी आपको बता चुका हूँ, और वही है कि पहले आप बुक से उस टॉपिक को पढ़ें और थॉरोली पढ़ें, मुकम्मल तौर पर पढ़ें, समझ के पढ़ें। उसके बाद उसके MCQ सॉल्व करें और MCQ के बाद जो है उसके शॉर्ट, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपने ये लेक्चर के दौरान देखा होगा कि हमने उन्हीं चीज़ों को बार बार डिस्कस किया है ताकि आपको किसी भी ज़ाविये से कोई चीज़ आपको बताने से रह न जाए। बच्चों, तो अब आप ने इस चैप्टर को पढ़ना है, इसे अच्छी तरह तैयार करना है, और उसके बाद अगर आपको लॉन्ग के हवाले से कोई क्वेश्चन पूछना है, MCQs के हवाले से कोई सवाल पूछना है, शॉर्ट के हवाले से पूछना है, तो आप हमसे कमेंट्स बॉक्स में रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह हम आपके को जो है वो आपको तसल्ली बख्श जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।